हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि एचएससी के सिलेबस में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। आखिरी चैप्टर में ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। आज हम लोग सिर्फ ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्यों हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और आखिर में जानेंगे रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला है व्हाई वी नीड ग्रीन केमिस्ट्री। क्यों हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसे एक केस स्टडी से समझते हैं, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है। मैंने इस केस में लिया है, जो काफ़ी मशहूर रहा है कई सालों तक। एक डिजास्ट्रस ट्रेजेडी थी भोपाल गैस में। 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, और वजह ये थी कि एक केमिकल टैंक में वाटर चला गया था, जिसकी वजह से लीकेज हुआ केमिकल का। और वो केमिकल टैंक में एक्चुअली मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से वाटर के साथ एक हाईली टॉक्सिक गैस रिलीज हुई, जिसकी वजह से भोपाल ट्रेजेडी हुई। और इस ट्रेजेडी की वजह से तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग मौत के घाट उतर गए थे। इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि ऐसे ट्रेजेडी ना हो, या बिल्कुल ही कम हो, चांसेस कम हो जाए, पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। अब कैसे होता है वो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, बट बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेवलपमेंट our health and global health is under threat. केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ भी कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो पॉसिबिलिटी होती है, जिन रिएक्शंस की, जिनकी वजह से एक हैजार्डस एनवायरनमेंट बनता है ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन हेल्थ को। इसीलिए केमिस्ट्री एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये भी हैं कि जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुई, वैसे कहीं और भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड पोल्यूशन वी हैव टू अडेप्ट ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम लोग एनर्जी क्राइसिस से बचें। जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, और जो पोल्यूशन जनरेट होता है इंडस्ट्रीज़ की ओर से, वो भी हमें मिनिमाइज करना था। इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड पॉइंट है, ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन एंड मिनिमाइज इट्स हैजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ हैजार्डस भी हैं, जिनकी वजह से हमें ट्रेजेडी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ रूल्स बनाए गए ताकि ऐसे ट्रेजेडी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम या मिनिमाइज हो जाए। Therefore, the concept of green chemistry was coined by Paul Anastas. ये इन्होंने ही ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स बनाए थे, और इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन केमिस्ट्री के कंसेप्ट को। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। बेसिकली हम लोगों ने ग्रीन केमिस्ट्री बनाने का सबसे पहला मोटिव यही था कि पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, कम से कम किया जा सके। कैसे? ताकि हम कैसे किया जा सकता है ये कि केमिकल प्रोडक्ट्स जो हम लोग बनाएंगे रिएक्शन के थ्रू, या वो प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करेंगे केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए, उन रिएक्शंस में हम लोग उन रिएक्शंस को कुछ इस तरह बनाएंगे कि वो एलिमिनेट कर दे हैजार्डस सब्सटेंसेस को। जैसे कि हम लोग अभी आने वाले प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि एक प्रिंसिपल ये भी है कि हम लोग लेस हैजार्डस प्रोडक्ट्स बनाने के काम करते हैं। यानी ग्रीन केमिस्ट्री ये भी कहता है कि तुम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाओ वो लेस हैजार्डस होना चाहिए या सेफर होना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। यही मोटिव था ग्रीन केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस, पोल्यूशन एंड टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव टू फॉलो द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। यही बताया मैंने कि पोल्यूशन प्रिवेंशन से बचने के लिए और एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए हम एक 12 प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया,
जो हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे। अगर उन 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है स्टेप वाइज या अच्छे से अगर प्रॉपरली उन्हें फॉलो किया जाता है तो हम लोग पॉल्यूशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और भोपाल ट्रेजेडी जैसे कई ट्रेजेडीज की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 12 प्रिंसिपल्स की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि रिसोर्सेस की जो कमी हो सकती है फ्यूचर जनरेशंस को वो ना हो। हम लोग अवेलेबल रिसोर्सेस को कुछ इस तरह इस्तेमाल करें कि वो कमी ना दे सके फ्यूचर जनरेशन को। तो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड। बेसिकली कि हम लोग अपनी ज़रूरतें, अभी की प्रेजेंट की ज़रूरतें पूरी कर सकें, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हम लोग फुलफिल कर सकें। इतना ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करें, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री के अगर प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे तो उनमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम लेते हैं, यानी जो पैसा हम लोग लगाते हैं एक किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में वो उन एक्सपेंडिचर को भी कम कर देता है वो 12 प्रिंसिपल्स। बेसिकली हम लोग पैसे भी बचाते हैं और साथ ही साथ रिसोर्सेज को भी बचाने की कोशिश करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के थ्रू। थर्ड पॉइंट है वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अडैप्टिंग द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। काफी लास्ट टॉपिक है, वास्ट है, सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी यहाँ पे मैंने दे रखा है प्रोडक्टिवली। ये जो शॉर्टकट दिख रहा है एक तरह से निमोनिक है, ये याद रख सकते हैं इसको। सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में तुम लिखो। जब तुम लोग आंसर लिखोगे तो इसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट तुम लोग अपने ओन में लिख सकते हो किसी भी सीक्वेंस में। इसीलिए ये तुम लोग जब निमोनिक्स देखोगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे दिखेंगे तुम लोगों को। जैसे प्रिवेंट वेस्ट पहला प्रिंसिपल है दोनों में, लेकिन इसमें सेकेंड पॉइंट है रिन्यूएबल मटेरियल्स, जबकि यहाँ आटम इकोनॉमी की बात की गई है। तो एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। सबसे पहले कि जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम लोगों को मेन प्रोडक्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोगों को नहीं चाहिए था। अब सीधी सी बात है, अगर वो हम लोगों को नहीं चाहिए था तो वो एक वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, हमारे लिए कुछ किसी काम का नहीं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्शंस को ज्यादा प्रीफर करते हैं जिनमें वेस्ट जनरेट ना हो, और अगर हो भी तो बहुत कम अमाउंट में। वेस्ट जनरेट होगा तो एक सबसे पहले घाटा ये होगा कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, डिजायर्ड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स के कुछ कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रोडक्ट में जा चुके हैं। इसीलिए हम लोग वेस्ट को बनाने की कम से कम कोशिश करते हैं कि वेस्ट जनरेट ना हो केमिकल रिएक्शन से। देखते हैं कि अब प्रिंसिपल क्या कहता है। टू गिव प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब वही कि हम लोग पहले ही ऐसी केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो वेस्ट जनरेट ही ना करें, बाय प्रोडक्ट जनरेट ही ना करें, और अगर करें भी तो बहुत मिनिमम अमाउंट में करें। और यही बेहतर है, अगर हम लोग पहले ही ऐसे रिएक्शंस को चूज कर लें जो वेस्ट जनरेट ना करते हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बाद में हम लोगों को क्लीन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको किसी सेफ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलस्ट्रेशन, यहाँ पर हम लोग हर प्रिंसिपल के साथ एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, उसका थोड़ा सा उस प्रिंसिपल को थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए इलस्ट्रेशंस भी दिए रखे हैं। तो पहले प्रिंसिपल को एम्फसाइज करने के लिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ZWT इन टर्म्स ऑफ। सबसे पहले हम लोग इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल मैंने अभी बताया कि वेस्ट जनरेट ही ना हो रिएक्शंस में, ऐसे ही इसीलिए इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए जिस रिएक्शंस में जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू या जिस रिएक्शन के थ्रू वेस्ट बिल्कुल ही जनरेट ना हो, वैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ZWT।
तो क्या कहता है ZWD? इन टर्म्स ऑफ ZWD, इन अ केमिकल सिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमम। जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट अगर जनरेट हो भी रहा हो तो बहुत मिनिमम हो। इट ऑल्सो एम्स टू यूज वेस्ट ऑफ वन सिस्टम एज द रॉ मटेरियल फॉर अदर सिस्टम। एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोगों ने एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन करवाया, उसमें हम लोगों को एक वेस्ट प्रोडक्ट मिला, एक बाय प्रोडक्ट, तो अगर हो सकता है, अगर हो सके तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग किसी और केमिकल की सिंथेसिस में इस्तेमाल कर सके एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रिएक्टेंट। तो ये भी एक अच्छा यूज हो सकता है उस वेस्ट का, अगर वो जनरेट हुआ हो तो। वरना हम लोगों की ज्यादा एम इसी में है कि वेस्ट जनरेट ही ना हो केमिकल रिएक्शन से। For example, bottom ash of thermal power station can be used as a raw material for cement and brick industry. Basically अभी मैंने बताया कि अगर वेस्ट जनरेट भी हो रहा है तो मिनिमम होना चाहिए, और अगर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो हम लोग को देखना चाहिए कि क्या उस वेस्ट का हम लोग कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल किसी और रिएक्शन के लिए। तो उसी का एग्जाम्पल दे रखा है। थर्मल पावर स्टेशन में जो ऐश बनती है वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उस ऐश को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट में और ब्रिक इंडस्ट्री में, यानी सीमेंट और ईंट के बनाने वाले इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, एटम इकोनॉमी। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी सेक्शन से आते हैं, एटम इकोनॉमी से, परसेंटेज एटम इकोनॉमी। बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एटम्स हम लोग ले रहे हैं रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट के जो अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, वो ज्यादा से ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट में आ जाए। यानी अगर मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, I mean, कोई भी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के आइटम आ जाए उसी प्रोडक्ट में, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए मुझे। यही एम करता है एटम इकोनॉमी। तो देखते हैं, एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स, यानी अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स, दैट इज रिएक्टेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। यानी हम लोगों का एम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं, रिएक्टेंट के एटम्स हैं, वो यूजफुल प्रोडक्ट या यूं कहूं डिजायर्ड प्रोडक्ट में हो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुड एटम इकोनॉमी मींस मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एंड ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड हेंस लेसर प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। बेसिकली वही मैंने बताया कि बाय प्रोडक्ट कम से कम अमाउंट में बनना चाहिए। हम लोगों ने पिछले प्रिंसिपल में देखा, ज्यादा से ज्यादा अगर रिएक्टेंट के एटम डिजायर्ड प्रोडक्ट में आ गए, डिजायर्ड प्रोडक्ट में, मेन प्रोडक्ट में जो हम बनाना चाहते थे, उसी में अगर ज्यादा से ज्यादा एटम आ गए तो सीधी सी बात है बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। अब सीधी सी बात है, अगर वेस्ट कम अमाउंट में मिला तो उसका डिस्पोजल भी बहुत इजी होगा। नेक्स्ट इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसके इलस्ट्रेशन में एटम इकोनॉमी, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ द अनवांटेड प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बेसिकली एटम इकोनॉमी के थ्रू हम लोगों को ये पता चलता है कि अनवांटेड प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है एक रिएक्शन से, वो कितने अमाउंट में मिलेगा उसकी परसेंटेज हमें यहाँ पता लगती है। या यूं कहूं कि कितना मेन प्रोडक्ट में कितना ज्यादा रिएक्टेंट के एटम प्रेजेंट है, वो हम लोगों को इससे पता चलता है। एटम इकोनॉमी, परसेंटेज एटम इकोनॉमी की फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो एंड में हम लोगों को मिलता है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, यानी बेसिकली रिएक्टेंट्स प्लस जो यानी रिएक्टेंट्स का पूरा जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें, वही पूरा उनका मॉलिक्यूलर वेट डिनोमिनेटर में आएगा इनटू 100, यानी बेसिकली ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोगों ने मीथेन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाया और बाय प्रोडक्ट हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एटम्स हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का 16 होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम लिया है ऑक्सीजन के, इसलिए 64 हो रहा है। एक एटम का 32 होता है, इसलिए 2 का 64, 16 प्लस 64 किया, टोटल 80 आया मास ऑफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एटम्स। अभी टोटल मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एटम्स, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोगों का इसमें था वाटर मेन प्रोडक्ट,
जिसका हम लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा है 36 हो गया। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया 36/80 × 100 तो 45% ऑफ एटम इकोनॉमी आया। पता ये चला कि जितना टोटल रिएक्टेंट के एटम्स थे उनमें से टोटल एटम्स में से 45% एटम्स मेन प्रोडक्ट में आ चुके हैं, यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट में आ चुके हैं। बाकी बचा हुआ 55% बाय प्रोडक्ट में चला गया है। 55% ऑफ एटम बाय प्रोडक्ट में जा चुके हैं। ये बता रहा है हम लोगों का एटम इकोनॉमी बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिले वो ज्यादा से ज्यादा सेफ हो, हजार्डस ना हो, ना ही एनवायरमेंट के लिए ना ही ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसीलिए इस प्रिंसिपल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजाइन्ड केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। बेसिकली यही कि जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं, या जिन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग फॉलो करते हैं या सिंथेसाइज करने में जिन केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं वो सेफ होने चाहिए जितना हो सके, सो दैट वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। बेसिकली वही कि हैजार्डस प्रोडक्ट बनने नहीं चाहिए, सेफर प्रोडक्ट बनने चाहिए। यही इसका एम है इस प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल का इलस्ट्रेशन देखते हैं। अर्लियर डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी के बारे में हम लोग एचडीए में देख चुके हैं। आई मीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स के चैप्टर में डीडीटी के बारे में एप्लीकेशंस दिया हुआ है कि डीडीटी इस्तेमाल हम लोग इंसेक्टिसाइड एज ए इंसेक्टिसाइड हम लोग डीडीटी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पहले इस्तेमाल करते थे ग्रीन केमिस्ट्री के एप्लीकेशन से पहले, क्योंकि डीडीटी एक्चुअली इंसेक्टिसाइड का तो काम करता जरूर है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डीडीटी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी बंद कर दिया गया है। अभी इसकी जगह हम लोग दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, जिसे कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHM भी जिसे कहा जाता है। और वन ऑफ द गामा आइसोमर ऑफ BHM इज नोन एज गामा एक्सेन और लिंडेन। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। MCQ के तौर पर तुम लोगों को पूछ सकता है कि गामा आइसोमर ऑफ BHM इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, गामा एक्सेन और लिंडेन। याद रखना इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों नाम को। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। बेसिकली वही कि प्रोडक्ट सेफ से सेफ होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स। बेसिकली रिएक्टेंट्स भी लेस टॉक्सिक होने चाहिए, लेस हार्मफुल होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट उनसे बनेगा वो भी टॉक्सिक अगर नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो लेस टॉक्सिक हो। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इन केमिकल इंडस्ट्रीज वर्कर्स आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एनवायरनमेंट। बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस होना पड़ता है, जो उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि हार्मफुल हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी वी शुड थिंक ऑफ डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। बेसिकली वही कि वर्कर्स की हेल्थ बचाने के लिए हम लोगों को सेफर केमिकल्स बनाने की सोचनी चाहिए, यानी अगर प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं किसी रिएक्शन से तो वो सेफ होना चाहिए, हैजार्डस नहीं होना चाहिए ह्यूमन हेल्थ के लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एडिपिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर के चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, कई जगह पर हम लोगों ने एडिपिक एसिड का इस्तेमाल किया था पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए। कई पॉलीमर्स की प्रिपरेशन में हम लोगों ने एडिपिक एसिड का इस्तेमाल किया था। तो वही है यहाँ पे, बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। बेंजीन उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है एडिपिक एसिड की सिंथेसिस में, बट बेंजीन इज कार्सियोजेनिक एंड बेंजीन बीइंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉल्यूट्स है। बेसिकली वही कि बेंजीन काफी ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर होता है, हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। In green technology developed by Rath and Frost, adipic acid is enzymatically synthesized from glucose. अब सीधी सी बात है, एडिपिक एसिड का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से पॉलीमर इंडस्ट्री में दो साइंटिस्ट जिनका नाम है राथ एंड फ्रोस्ट, इन लोगों ने एडिपिक एसिड की सिंथेसिस के लिए
ग्लूकोज का इस्तेमाल किया, एंजाइमेटिकली दे सिंथेसाइज्ड एंजाइमेटिकली फ्रॉम ग्लूकोज। इसीलिए इसी को कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाएं जिसमें हम लोगों को हैजार्डस केमिकल्स की फॉर्मेशन ना मिले, जो हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। बेसिकली जो हम लोग कई रिएक्शंस में सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी हम लोग जब करते हैं तो सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि जो हम लोग सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन। यानी अगर वो स्टार्टिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन भी हो तब भी, और या इंटरमीडिएट स्टेप हो तब भी, हम लोगों को यही देखना चाहिए कि सॉल्वेंट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस यूज्ड एज दिस मेक अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल वेस्ट क्रिएटेड। बेसिकली जब हम लोग सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोगों को रिएक्शन को फास्ट करने या किसी भी एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सॉल्वेंट के इस्तेमाल की वजह से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो भी ज्यादा अमाउंट में मिलता है हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सॉल्वेंट अगर हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो थोड़ा कम इस्तेमाल करें ताकि वेस्ट प्रोडक्ट भी कम अमाउंट में मिले। अब अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो हम लोगों को उसको डिस्पोजल के लिए देखना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल अगर करना ही है तो थोड़ा मिनिमम अमाउंट में किया जाए, और ये भी साथ ही साथ देखना चाहिए कि वो सेफर हो एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज टू यूज ग्रीन सॉल्वेंट्स। बेसिकली वही कि हम लोग सेफर सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वाटर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लेस ऑफ वॉलेटाइल हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेसिकली अगर हम लोग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है और हजार्डस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। या फिर हम लोग जो और एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल के हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स, इनका भी इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड अदर पर्पसेस। यानी बेसिकली वाटर का इस्तेमाल हम लोग इन मिथाइल कंपाउंड्स की जगह कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर इज अ सेफ बिगिनिंग सॉल्वेंट व्हाइल डाइक्लोरोमीथेन इज हैजार्डस। बेसिकली वही, इसी का नाम है डाइक्लोरोमीथेन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यूज ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट्स affects millions of workers and has implications for consumer and environment as well। बेसिकली वही कि अगर सॉल्वेंट्स अगर टॉक्सिक हो तो वर्कर्स जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा उस पर भी हजार्डस इफेक्ट पड़ सकता है और एनवायरनमेंट पर भी। इसीलिए सेफर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है। आगे और पॉइंट देखते हैं। Many solvents are used in high volume and many are organic solvents। बेसिकली वही कि जितने भी हम लोग सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं। Their use creates large amounts of waste, air pollution and other health impacts। बेसिकली वही मैंने बताया कि सॉल्वेंट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो मेन प्रोडक्ट तो हम लोग को देता है, लेकिन साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा अमाउंट में देता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वेस्ट को कम से कम किया जाए, ये बाय प्रोडक्ट को कम से कम अमाउंट में जनरेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइंडिंग सेफर मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स और रिमूविंग सॉल्वेंट्स ऑल टुगेदर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंप्रूव अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। बेसिकली वही कि या तो हम लोग सॉल्वेंट की जगह पर कोई अच्छा सॉल्वेंट, कोई सेफर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें, या तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं ही करें। यही दो रास्ते हम लोगों को बेस्ट हो सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन को सेफ बनाने के लिए या उस प्रोसेस को सेफ बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी।
बेसिकली वही मैंने बताया कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जो कि एनर्जी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हो सकता है कि एक फ्यूचर जनरेशंस को उसकी क्राइसिस फेस करनी पड़े। अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल जरूर करें हम लोग रिसोर्सेज के थ्रू, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन उस रिसोर्स की क्राइसिस को फेस ना कर सके। इसीलिए एनर्जी एफिशिएंसी का को भी देखना जरूरी था। केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, कम से कम यूज का एनर्जी को यूज किया जाए केमिकल सिंथेसिस में, यानी केमिकल रिएक्शंस में कम से कम एनर्जी का यूज किया जाए। सेकंड पॉइंट, इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली अगर हम लोग रूम टेम्परेचर या प्रेशर या रूम प्रेशर पर हम लोग बेसिकली ऑर्डिनरी प्रेशर पर या टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो वो जरूर स्लो होते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी बच जाएगी, एनर्जी काफी ज्यादा मिनिमम यूज होगी उसकी। स्लो होंगे रिएक्शंस लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी उसमें। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दिस कैन बी अचीव बाय यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूज ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स एक्सेट्रा। अब अगर हम लोग को रिएक्शन फास्टली करवाना भी हो तो एक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट को, जिसका काम ही होता है कि रिएक्शन रेट को फास्ट कर सके, या ये हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, या रिन्यूएबल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऐसे ऐसे मटेरियल्स हो जो एक बार अगर हम लोग रिएक्शंस में इस्तेमाल भी करें तो हम लोगों को वापस भी मिल जाए, रिन्यूएबल मटेरियल्स। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द बायोकैटलिस्ट कैन वर्क एट एम्बिएंट कंडीशन। बायोकैटलिस्ट बेसिकली ऐसे रिएक्शन ऐसे कैटलिस्ट को कहा जाता है जो नेचुरली मिले या नेचर के थ्रू हम लोग उसे हासिल कर सकते उस कैटलिस्ट को। अब उससे क्या होगा कि वो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को भी फास्ट कर देगा और साथ ही साथ वो वेस्ट भी वेस्ट भी जनरेट नहीं करेगा, बाय प्रोडक्ट भी जनरेट नहीं करेगा। कैन वर्क एट एम्बिएंट कंडीशन। यहाँ एम्बिएंट कंडीशन से मतलब यह है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर से मतलब है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सिमिलरली इन केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्सिंग कंडीशन रिक्वायर लेस एनर्जी, इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीट सिस्टम एक्सेट्रा। इन केमिकल सिंथेसिस के लिए हम लोग रिफ्लक्सिंग कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हीटिंग सिस्टम को भी अगर हम लोग इंप्रूव कर दें तो उससे भी एनर्जी क्राइसिस से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। बेसिकली हम लोग इतना ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में का इतना ज्यादा डिमांड होने की वजह से हम लोग रिसोर्सेस को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कल में उसकी क्राइसिस हम लोगों को फेस करने पड़े। इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें, ऐसे रिसोर्सेस का जो हम लोगों को बाद में वापस भी मिल सके। द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स। बेसिकली ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल जो हम लोगों को हमारी नीड्स भी पूरी कर सके, लेकिन बाद में हम लोगों को वो रिन्यू बनकर वापस मिल भी सके। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूज केमिकल्स विच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल यानी प्लांट बेस्ड सोर्सेस रादर देन अदर, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। यानी हम लोग को ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिन्यूएबल सोर्सेस से बना हो, जैसे कि प्लांट, ना कि क्रूड ऑयल से बने हुए कुछ केमिकल्स का। नेक्स्ट इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, over exploitation of non-renewable feedstocks will deplete the resources and future generation will deprived। बेसिकली वही मैंने बताया कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स की, यानी जो ऐसे रिसोर्सेस का जो रिन्यूएबल नहीं है, जिन्हें वापस बनाया नहीं जा सकता, अगर हम लोग उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन उससे बिल्कुल ही उसका क्राइसिस फेस करेगी। Moreover, use of these non-renewable resources puts burden on the environment। और अगर इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि अगर हम लोग इतना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन कॉन्ट्रेरी यूज ऑफ रिन्यूएबल resources, for example agricultural or biological product, ensures the sharing of resources by future generation। जबकि इसके
अपोजिट में, ऑन कॉन्ट्ररी या इसके अपोजिट में अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो एक फ़ायदा उससे ये होगा कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से हम लोगों को अपने नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहेंगे. दिस बर्डन डज नॉट पुट मच बर्डन ऑन एनवायरमेंट. द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट आर जनरली बायोडिग्रेडेबल. बेसिकली वही, अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी बायोलॉजिकली वो खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, ज़्यादा वक्त तक एनवायरनमेंट में रहते नहीं और पोल्यूशन करते नहीं हैं, तो सेफ हो गया वो प्रोडक्ट. और साथ ही साथ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत कम अमाउंट में मिलता है, अगर बनता भी है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल ही होता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, रिड्यूस डेरिवेटिव्स. बेसिकली हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं, जिनमें हम लोगों को बहुत वक्त भी लगता है और मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है रिएक्शन में. तो हम लोगों को ऐसा रिएक्शन कैरिड आउट करना चाहिए जिनमें कम से कम स्टेप हो. अगर दो ही स्टेप में रिएक्शन होता है तो बहुत अच्छा है, अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है तो वो और ज्यादा अच्छा है. पॉइंट वाइज देखते हैं. अ कॉमनली यूज टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग द ग्रुप. बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बल्कि ग्रुप्स की वजह से रिएक्शन स्टेप्स बढ़ जाते हैं. जैसे जैसे रिएक्शन स्टेप बढ़ते हैं तो एनर्जी भी, जो एनर्जी हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं उसे भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है. तो एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोगों को हो सकता है कि हैजार्डस मिले. इसीलिए हम लोगों को स्टेप कम करने चाहिए जब हम लोग केमिकल सिंथेसिस करते हैं. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन. फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन और रिमूवल ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स. यानी हम लोग जब रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को जो बल्कि ग्रुप होते हैं या जो ग्रुप्स हिंड्रेंस पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो हम लोगों को कई बार उन ग्रुप्स को हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. अब उन रिमूव करने में भी या कोई नए ग्रुप को ऐड करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होती है और स्टेप्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं. इसीलिए अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड if possible because such steps or require additional reagents and can generate waste. वही कि और reagents का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, एडिशनल ज़्यादा स्टेप्स में reagents का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस एनर्जी भी लगती है और वेस्ट भी लास्ट में जनरेट होता है. डिजायर्ड प्रोडक्ट तो मिलता ही है लेकिन वेस्ट भी मिलता है. तो हम लोगों को चाहिए कि कम से कम स्टेप्स में रिएक्शन हो. इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं. इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस वी नीड वेरी ऑफन प्रोटेक्शन ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स. फाइनली वी अगेन नीड देयर डीप प्रोटेक्शन. बेसिकली हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स से रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, तो हम लोगों को कई केसेस में ऐसा होता है कि जो ग्रुप अटैच होता है रिएक्टेंट पे, हम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि वो जब वो प्रोडक्ट बने तो वो फंक्शनल ग्रुप खो ना जाए कहीं पर या निकल ना जाए प्रोडक्ट से. तो हम लोग को कई बार ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि वो फंक्शनल ग्रुप रहे डिजायर्ड प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में. और कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि जो फंक्शनल ग्रुप रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उसको निकालना है, रिमूव करना है. तो इन रिएक्शन या रिमूव करना हो या ऐड करना हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है बहुत ज्यादा, स्टेप्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस ऑफ M hydroxybenzoic acid from M hydroxybenzaldehyde. बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है. M hydroxybenzaldehyde से हम लोग एक बना रहे हैं M hydroxybenzoic acid. डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा M hydroxybenzoic acid और बना किससे रहे हैं? M hydroxybenzaldehyde से. बेसिकली इस रिएक्शन में हम लोगों को तकरीबन 4 स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे और चौथे स्टेप में हम लोगों को मिला है डिजायर्ड प्रोडक्ट. इसमें हम लोगों को कई ज्यादा रिएजेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा. जैसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को बेंजाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ा और प्रोडक्शन ऑफ OH ग्रुप करना पड़ा. यानी हम लोगों को ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हटाना नहीं है, इस बात का भी हम लोग को इस रिएक्शन में, इस स्टेप में हम लोगों को ध्यान रखना था.
नेक्स्ट हम लोगों को एक और रिएजेंट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है इसे। बेसिकली बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल होता है, अनस्टेबल होता है ये। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप किया, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की फॉर्मेशन की यहाँ पे। तो बेसिकली वही मैंने बताया कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां हम लोग को प्रोटेक्शन भी करनी पड़ती है फंक्शनल ग्रुप की, जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप में किया, और कई केसेस में डी प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, यानी बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। तो इनमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है, प्लस रिएजेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग को। इसीलिए हम लोगों को देखना ये चाहिए कि कम से कम स्टेप्स लगे रिएक्शन को करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में, ऑब्वियसली इन सच केसेस एटम इकोनॉमी इज ऑल्सो लेस। बेसिकली इतने सारे स्टेप्स होने के बाद डिजायर्ड प्रोडक्ट जब हम लोग को मिलता है तो उसमें रिएक्टेंट के एटम्स बहुत कम होते हैं। अब सीधी सी बात है, रिएक्टेंट के एटम अगर कम है तो जो प्रोडक्ट हम लोग को, मेन प्रोडक्ट जो हम लोग को चाहिए था, वो भी कम अमाउंट में मिलता है, ज्यादा स्टेप अगर हो तो रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ग्रीन केमिस्ट्री aims to develop the methodology where unnecessary steps should be avoided if practicable. Biocatalytic reactions very often need no production of selective group. बेसिकली यही कि ग्रीन केमिस्ट्री एम करता है ऐसे मेथड्स की ओर जहां अननेसेसरी स्टेप्स कम हो जाए या अवॉइड किए जाएं, और अगर हो सके तो बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग रिएक्शन करें। अब बायो कैटलिस्ट का फायदा ये होता है कि रिएक्शन तो हो जाता है, प्लस हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट एक अच्छे अमाउंट में मिलता है, और सेलेक्टिव ग्रुप, यानी जैसा इस केस में हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटेक्शन करना था, फिर बाद में डी प्रोटेक्शन करना था, उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें तो। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यूज ऑफ कैटालिसिस। अभी मैंने देखा, अभी हमने बात की थी कि कैटालिस्ट के इस्तेमाल की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए अपने रिएक्शन में, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, रिएक्शन जल्दी हो। उसका एक फायदा ये होगा कि टाइम कम लगेगा, प्लस एनर्जी कम लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैटलिस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज सेलेक्टिविटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस रिएक्शन टाइम्स एंड एनर्जी डिमांड्स। बेसिकली वही कि वेस्ट भी कम बनाता है, रिएक्शन टाइम भी कम होता है, और एनर्जी भी कम लगती है अगर हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें तो। यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, कुछ रिएक्शंस हैं और उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हार्डनिंग, यानी ऑयल को जब हार्डन किया जाता है तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। नंबर ऑफ कैटलिस्ट आर यूज्ड इन दैट रिएक्शन। बेसिकली all are metals. The very first is nickel, palladium, platinum, ruthenium and rhodium. ये सारे इस्तेमाल होते हैं एज अ रिएक्टेंट, एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन है हेबस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हेबस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है आयन। थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इसके बारे में हम लोगों ने पॉलीमर्स के चैप्टर में पढ़ा है, इसके सिंथेसिस में। वहां पर मैंने बताया था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम लोग उस वीडियो को रिफर कर सकते हो, पॉलीमर के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि HDPE का कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं जिगलर नाटा से। फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिड केमिकल रिएक्शंस में, उसकी फॉर्मेशन हम लोग करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, और उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम। फिफ्थ प्रोसेस यहाँ जो दिया है वो है फिशर ट्रॉश प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ गैसोलिन। गैसोलिन का इस्तेमाल हम लोग पेट्रोल की जगह पर भी करते हैं, और डीजल वगैरह की जगह पर भी गैसोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी सिंथेसिस में जो हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कोबाल्ट, आयन या रुथेनियम। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोबाल्ट का इस्तेमाल किया तो वो, या तो फिर आयन और रुथेनियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। बेसिकली अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो डिग्रेड हो जाए खुद ब खुद, यानी नेचुरली खुद ब खुद डिग्रेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए।
अभी क्यों डिस्ट्रॉय हो जाए? प्रोडक्ट तो हमने बनाया था ये अपने यूज के लिए, जरूर अगर यूज जैसा ही खत्म हो वैसे ही वो डिग्रेड हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कोई ऐसा सिंथेटिक प्रोडक्ट याद रहे मैं सिंथेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेबोरेटरी में बनने वाले प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल पर्पज में बनने वाले प्रोडक्ट उनकी बात कर रहा हूँ, अगर वो ज्यादा देर तक नेचर में एग्जिस्ट करेंगे तो वो हैजार्डस साबित हो सकते हैं, पॉल्यूशन कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलीमर्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, यही वजह थी कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिजाइन केमिकल्स दैट कैन डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। बेसिकली वही कि ऐसे केमिकल्स का हम लोग सिंथेसिस करें जो डिग्रेड हो इजीली और या तो और डिस्कार्डेड भी हो, यानी हम लोग जल्द से जल्द वो डिग्रेड भी हो जाए और डिस्ट्रॉय भी हो जाए अपने यूज के बाद। Second point, ensure that both chemicals and their degradation products are not toxic. Basically वही reactant भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिग्रेडेबल भी होना चाहिए प्लस टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। बायोअक्यूमुलेटिव और एनवायरमेंटली परसिस्टेंट। बेसिकली वही कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बायोअक्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस और केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली वही कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिग्रेड हो जाने चाहिए, वो केमिकल या वो प्रोडक्ट ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए एनवायरनमेंट में। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। The aim behind this principle is that the waste should degrade automatically to clean the environment. Basically मैंने बताया था कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब या तो उनको डिस्पोज हम लोग कर दें अगर वो डिग्रेडेबल नहीं है तो, या तो उनका एज अ रॉ मटेरियल हम लोग किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल करें, और अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम लोग को ऐसे रिएक्शन करने चाहिए जिसमें अगर वेस्ट मिले भी तो वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट क्लीन हो जाए और हम लोग को ज्यादा मेहनत लगे नहीं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, thus the biodegradable polymers and pesticides are preferred. इसी वजह से हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट, टू मेक सेपरेशन इजियर फॉर द कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क इज प्रिंटेड ऑन लार्जर आइटम्स। बेसिकली कंज्यूमर को पता चलना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक कितना जल्दी डिग्रेडेबल होना चाहिए और उनकी सेपरेशन कर दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। इंटरनेशनली ऑथराइज्ड है ये सिंबल्स, और ये सिंबल्स ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर मिल जाएंगे। कौन से देखते हैं। सबसे पहला है PET। ये ऐसे सिंबल्स तुम लोगों ने कई जगह पर देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दे रखा है। सबसे पहला ये सिंबल है, इसमें 1 लिख के आता है। इस सिंबल में ये रिसाइकल सिंबल के अंदर 1 लिख के आता है। इसके डिस्क्रिप्शन में आता है क्लियर टफ प्लास्टिक सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, जूस एंड वाटर बॉटल्स। बेसिकली इस कैटेगरी में आता है वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक से बने हुए जूस के बॉटल्स, वही सब। सेकंड कैटेगरी होती है HDPE, कॉमन वाइट और कलर्ड प्लास्टिक एज मिल्क कंटेनर्स एंड शैम्पू बॉटल्स। बेसिकली वही जो कलर्ड होते हैं, शैम्पू बॉटल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले या मिल्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉटल्स। थर्ड कैटेगरी आती है जिसे V कहा जाता है, हार्ड रिजिड क्लियर प्लास्टिक सच एज कॉर्डियल बॉटल्स। बेसिकली ऐसे बॉटल्स जो हार्ड होते हैं और जिनको काफ़ी हाईली केमिकल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन प्लास्टिक्स की बात हो रही है थर्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट होती है LDPE, फोर्थ कैटेगरी, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल स्क्यूजेबल बॉटल्स सच एज सॉस बॉटल्स। सॉस बॉटल्स को देखा होगा, स्क्वीज करने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। वो बॉटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, फोर्थ कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है PP, फिफ्थ कैटेगरी, हार्ड बट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सच एज माइक्रोवेव वेयर, टेक अवे कंटेनर्स, सम योगर्ट और आइसक्रीम जैम कंटेनर्स, हिंज्ड लंच बॉक्स। बेसिकली वही लंच बॉक्स या आइसक्रीम कंटेनर्स वगैरह वो इस कैटेगरी में आते हैं।
सिक्स्थ कैटेगरी है रिजिड, इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, रिजिड ब्रिटल प्लास्टिक सच एज स्मॉल टब्स एंड मार्गराइन और बटर कंटेनर्स। बेसिकली बटर को स्टोर करने वाला या स्मॉल टब्स, स्मॉल टिफिन वगैरह के लिए इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं या जिनको ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा दें तो वो टूट जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट, जो इन 6 में नहीं आया वो सब के सब वो बाकी जो इन 6 कैटेगरी में नहीं आया वो इस 7वें कैटेगरी में आएगा। वो बाकी सब, चाहे वो कोई भी तरह का प्लास्टिक हो, अगर इन बाकी 6 में नहीं आया तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ऑल अदर प्लास्टिक्स इंक्लूडिंग आर्कलिक एंड नाइलॉन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सम स्पोर्ट्स ड्रिंक बॉटल्स, सनग्लासेस, लार्ज वाटर कूलर बॉटल्स। बेसिकली ये भी हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत देखते हैं, जो लार्ज वाटर बॉटल्स होते हैं, वाटर कंटेनर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये था कुछ सिंबल्स जो इंटरनेशनली ऑथराइज्ड हैं प्लास्टिक के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं रियल टाइम, नेक्स्ट प्रिंसिपल रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। बेसिकली हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन भी करते हैं। पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस दौरान कई ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को लाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे और लेकिन साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी करते थे। अब टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर भी और एनवायरनमेंट पर भी उस पर हजार्डस इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए जब रिएक्शन हो तो हम लोग को ये देखना जरूरी होता है कि पोल्यूशन हो ही ना, और पोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है। एनालिटिकल मेथड्स नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड टू अलाउ फॉर रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग। यानी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी टाइम पे एनालिसिस भी होनी चाहिए कि पोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पोल्यूशन अगर हो भी रहा है तो किस अमाउंट में पोल्यूशन हो रहा है। एंड कंट्रोल प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, ताकि हम लोग क्यों रियल टाइम, क्यों प्रोसेस के दौरान हम लोग को पोल्यूशन एनालिसिस करनी है, ताकि अगर पोल्यूशन अगर किसी एक मार्क से ऊपर चले जाए तो हम लोग को उस रिएक्शन को कंट्रोल करने आना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा हजार्डस ना हो या हजार्डस सब्सटेंस का फॉर्म ना कर बैठे। इसीलिए रियल टाइम एनालिसिस जरूरी है, यानी ऑन टाइम जब रिएक्शन हो रहा है तभी हम लोग को एनालाइज करना है कि इस रिएक्शन के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है या नहीं। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज शुड बी डेवलप्ड और मॉडिफाइड so that continuous monitoring of the manufacturing and processing units is possible। बेसिकली वही कि हम लोग को कुछ एनालिटिकल मेथड्स को डेवलप भी करना चाहिए और जो एग्जिस्टेड हैं, जो एनालिटिकल मेथड्स पहले से हम लोग को पता है उनको मॉडिफाई करना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस गेज रख सकें, कंटिन्यूसली हम लोग देख सकें रियल टाइम पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है रिएक्शन के थ्रू, हम लोग मॉनिटर कर सकें उसे। इसी वजह से एनालिटिकल मेथड्स को बनाना जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस इज मच इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेसिकली वही कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री के आने से पहले बहुत पोल्यूशन होता था, जिसकी वजह से एनालिसिस पे किसी का भी ध्यान नहीं गया नहीं था, और जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। इसीलिए एनालिटिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हम रिएक्शन जब हो रहा है तभी हम लोग उस पर एक नजर रख सकें कि पोल्यूशन कितना हो रहा है और किस अमाउंट में हो रहा है, ताकि हम लोग उसे कंट्रोल कर सके उस पोल्यूशन को। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इंडस्ट्री में भी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी, जहां हम लोग हाईली हैजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं, सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। बेसिकली वही कि हम लोग केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल, ऐसे केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करें जो एक्सीडेंट्स को कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, सेफ हो। जो जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुई थी वैसा ना हो। भोपाल ट्रेजेडी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग को केमिकल प्रोसेसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और ऐसे रिएक्शंस को, ऐसी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना होता है जो सेफ हो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी, और एक्सीडेंट्स जिनमें मिनिमाइज हो या हो ही नहीं। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द सब्सटेंसेस यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन
should be selected in such a way that they can minimize the occurrence of chemical accidents, explosions, fire and emission. बेसिकली यही कि केमिकल एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए. हम लोग जिस भी केमिकल प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक्सप्लोजन्स नहीं होने चाहिए, फायर नहीं होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, या एमिशन नहीं होना चाहिए. जैसा भोपाल ट्रेजेडी में हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हुई थी, वैसा नहीं होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द केमिकल रिएक्शन वर्क्स विद द गैसियस सब्सटेंसेस, then the possibility of accident including explosion is relatively higher compared to the system working on non-volatile liquid and solid substances. Basically वही कि अगर केमिकल रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस हैं, यानी गैसियस फॉर्म्स में है सब्सटेंसेस अवेलेबल, तो एक्सप्लोजन होने की या धमाका होने की या फायर, कोई एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे कि हम लोगों ने जो केस स्टडी मैंने लिया था उसमें भी जो एक्सीडेंट हुआ उसकी मेन वजह यही थी कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैसियस सब्सटेंस के रिलीज की वजह से ही वो ट्रेजेडी हुई थी. इसीलिए गैसियस सब्सटेंस अवेलेबल ना हो, ज्यादा से ज्यादा इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है. और गैसियस ऐसा नहीं है कि सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करें या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का इस्तेमाल करें तो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होंगे. हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है एज कंपेयर टू गैसियस सब्सटेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में. फर्स्ट पॉइंट, द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट द अर्थ डज हैव अ नेचुरल कैपेसिटी for dealing with much of waste and pollution generates. It is only when that capacity is exceeded that we become unsustainable. Basically green chemistry का मानना यही है कि जो जो नेचर की कैपेसिटी है, नेचर के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो वेस्ट के साथ डील कर सकती है. जो वेस्ट हम लोग का जो वेस्ट जनरेट होता है रिएक्शंस के थ्रू, हम लोग उसको कम भी कर सकते हैं, पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं. ये एम है ग्रीन केमिस्ट्री का. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट विल रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रोमोट करती है. किसको प्रमोट करती है? केमिकल टेक्नोलॉजीज को जो रिड्यूस कर सके या बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सके हजार्डस सब्सटेंसेस को. किन में से? डिजाइन में से, यानी केमिकल प्रोसेस में से, या मैन्युफैक्चर करने के दौरान हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी हजार्डस कम होना चाहिए, कम हजार्डस होना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए हजार्डस. तो ये एम है ग्रीन केमिस्ट्री का. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट पोल्यूशन. बेसिकली वही मैंने बताया था कि ग्रीन केमिस्ट्री के अगर प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो उससे एक फायदा ये भी होता है कि एक्सपेंडिचर कम होते हैं, खर्च कम होते हैं, ऐसे कम लगते हैं. सीधी सी बात है, एनर्जी हम लोग को अगर किसी रिएक्शन में ज्यादा देनी पड़ी तो उसके लिए भी एनर्जी तो जा ही रही है, पैसे उसके लिए भी तो लगते हैं. और पोल्यूशन प्रिवेंशन भी तो कर रहा है ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स, हमने पढ़ा अभी. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन केमिस्ट्री incorporates pollution prevention activities in the manufacture of chemical and promotes pollution prevention and industrial ecology. बेसिकली वही कि पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के काम करता है ग्रीन केमिस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्टिविटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. बेसिकली हम लोगों ने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में, जो सन के थ्रू जो रेज आती है उनको प्योरीफाई करके अर्थ पर आने देता है. ओजोन लेयर जो एज अ प्रोटेक्शन शील्ड एज अ प्रोटेक्शन शील्ड काम करता है ओजोन लेयर लाइफ ऑन अर्थ के लिए. तो ग्रीन केमिस्ट्री के हेल्प से हम लोग ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं. सीधी सी बात है, अगर पोल्यूशन कम होगा या ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन भी कम होगा, ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी कम होगा. और अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन नहीं हुई तो लाइफ ऑन अर्थ या यूं कहो कि इस दुनिया में जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती है ओजोन डिप्लीशन ना होने की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ग्रीन केमिस्ट्री इज यूजफुल टू कंट्रोल
ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली वही रीजन फॉर द ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो यही था रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं तक था। ग्रीन केमिस्ट्री पूरा हमने बता दिया, हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों ज़रूरत है हम लोग की ग्रीन केमिस्ट्री को, ग्रीन केमिस्ट्री की ज़रूरत हम लोगों को क्यों है, प्लस उसके 12 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े। मैंने निमोनिक्स भी बताया कि जो ग्रीन केमिस्ट्री को 12 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वो 12 प्रिंसिपल्स सब याद कैसे रखें, निमोनिक्स, उसके लिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया ही था। ये प्रोडक्टिवली, ये निमोनिक है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यही था ग्रीन केमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।